हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। वन बाय वन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ Ministry of Health and Family Welfare releases FSSAI's फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी कि चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। लेकिन ये प्रिपेयर कौन करता है? ये प्रिपेयर करता है आपका FSSAI। जब हम बात करते हैं FSSAI की तो ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। बेसिकली ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है एंड ऑटोनमस बॉडी है। किसके अंतर्गत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, और इसे स्टेब्लिश किया गया है, ध्यान रखना है आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, जो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन से रिलेटेड मैटर को डील करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। दूसरी बात ये कि ऑटोनोमस बॉडी है। तीसरी बात ये कि स्टेट्यूटरी बॉडी है। चौथी बात ये कि किसके अंतर्गत ये क्रिएट की गई है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट्यूटरी, यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत ये कंस्टिट्यूट की गई होगी। दैट्स वाई ये आपका जो FSSAI है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत इसे कंस्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, एंड बिफोर डिस्कसिंग द रिपोर्ट लेट्स सी द सिलेबस व्हाट इट डील्स विथ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, आप देख सकते हो, द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द आर्टिकल डिस्कशन। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन रिलीज हुई है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो आप ही बताओ क्यों ये मनाई जाती होगी? टू हाईलाइट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी की भाई साहब हम सेफ फूड कंज्यूम करें सो दैट हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बना रहे। एंड इसी के दिन आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है फॉर द पीरियड 2021-22 ये रिलीज की गई है। ठीक है, थीम क्या है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 का? कभी कभी यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है। 2021 में ही आई थिंक कि पूछा गया है। आप पेपर भी पलट कर देख सकते हो, डेट पूछ ली गई थी और थीम भी पूछ ली गई थी। तो इस बार का जो थीम रखा गया है आप देख सकते हो, सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। ठीक है, तो सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ यहाँ पर आप देख लो, सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। एंड ये जो आपका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये बेसिकली एक प्रकार से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग मॉडल है। यानी कि इस मॉडल के माध्यम से एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि हम कैसे इवेलुएट करें फूड सेफ्टी को अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, या यूटीज की कौन कौन से स्टेट हैं जो बेहतर फूड सेफ्टी प्लानिंग पॉलिसी लेकर आए हैं, सो दैट उन्हें उस आधार पर रैंक किया जाए। तो 5 पैरामीटर्स बेसिकली फूड सेफ्टी के जो यूज किए जाते हैं। पहला है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, एंड दूसरा आप देख सकते हो कंप्लायंस, एंड तीसरा कि राज्य में कितनी फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर आप देख लो, ये है आपके 5 पैरामीटर्स। ठीक है, चौथा है आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कितने अच्छे से कौन से राज्य में हो रही है, एंड पांचवा कंज्यूमर एम्पावरमेंट कि हम कंज्यूमर को कितना एम्पावर कर रहे हैं कि वो हेल्दी फूड्स अडॉप्ट करे। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर के आधार पर बेसिकली ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। एंड अगर हम बात करें की फाइंडिंग्स की, तो पहली बात तो ये कि जो तमिलनाडु है इन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में। दूसरे नंबर पर गुजरात है, महाराष्ट्र है उसके बाद। एंड अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा स्टूड द फर्स्ट, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। एंड अगर यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है, उसके बाद दिल्ली एंड देन चंडीगढ़। अब बता दें आपको कि फूड सेफ्टी पर फोकस क्यों किया जाता है। फूड सेफ्टी का मतलब क्या है? फूड सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि हम जो भी फूड एज ए डाइट लेते हैं वो सेफ़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम जंक फूड लेते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है, वो हानिकारक है। दैट्स वाई
ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है, इसलिए ऐसे फूड से बचना चाहिए। एंड फूड एडल्ट्रेशन जैसी समस्याएं भी हमारे देश में देखने को मिलती है, तो ये सब जो घटनाएं हैं वो सब ना हो हमारे देश में। तो इन सब को मॉनिटर सब किया जाता है, कौन से राज्य बेटर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं इन सब को डील करने के लिए। तो ये आपका जो रिपोर्ट है वो उसे एनालिसिस करता है, ठीक है। एंड अदर स्टेप्स जो लिए गए हैं टू इंश्योर द फूड सेफ्टी इन इंडिया, तो और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं देख सकते हो आप यहाँ पर। तो एक है ईट राइट इंडिया कैंपेन, यानी कि सही खाना खाओ मूवमेंट अगर हिंदी में देखें तो। और इसके माध्यम से एक नया फूड कल्चर लाने की बात है, जिसके माध्यम से हम वैसे फूड खाएं विच इज सेफ एज वेल एज हेल्दी फॉर आवर कंजम्पशन। एंड वी हैव अ डाइट फॉर लाइफ, आपको भी पता होना चाहिए कि बेटर डाइट इज बेस्ट फॉर हेल्दियर लाइफ। एंड इसके माध्यम से हम पीपल को समझाते हैं कि अगर आप जंक फूड खाते हो या फिर वैसे फूड खाते हो जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड वी हैव द ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गो भोग, इसके तहत जैसे जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर भोजन या फिर प्रसाद दिए जाते हैं, तो वहाँ पर हेल्दी एंड फूड सेफ्टी एंड हाइजीन मेंटेन हो, इसके लिए आपका भोग कार्यक्रम चलता है। एंड वी हैव द हार्ट अटैक रिविंड, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हार्ट अटैक रिविंड, जिसके तहत ये आपका मास मीडिया कैंपेन है एक प्रकार से। और इसका एम जो है वो ये कि जो ट्रांस फैट वाले फूड्स हैं या फिर जो ट्रांस फैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके इस्तेमाल को कम करना है। जो FSSAI का टारगेट है टू एलिमिनेट द ट्रांस फैट फ्रॉम इंडिया। आप बताओ FSSAI का टारगेट कब तक है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने का, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक रिविंड ये कैंपेन है सो दैट हम ट्रांस फैट भारत से एलिमिनेट कर सके, भारत के फूड में जो यूज होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सके। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर 1 आर्टिकल। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूल वाइडेंट, रिटायर्ड एंड 3 स्टार ऑफिसर्स एलिजिबल, यानी कि एक प्रकार से यूँ कहो कि जो आपके CDS के पोस्ट है उसमें जो आपके एलिजिबल पर्सनस की क्राइटेरिया है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है। तो अब जो रिटायर्ड एंड 3 स्टार ऑफिसर्स हैं वो भी आपके CDS के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और CDS के बारे में आपको पता ही होगा, हमारे जो फर्स्ट CDS रह चुके हैं माननीय बिपिन रावत जी, ठीक है। एंड CDS क्यों क्रिएट किया गया है तो आपको भी पता है, टू एक्ट एज ए सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द मैटर्स रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, एज वेल एज इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो सके इन द आर्मी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है CDS के, इसको ग्रेटर डिटेल में वी विल डिस्कस, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस में आप हमें बताओ कि कहाँ जाना होगा। येस यू आर राइट, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। एंड यहाँ पर आप देखो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो इसके अंतर्गत आपका ये आर्टिकल नंबर 2 कवर होगा, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने सर्विस रूल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इसमें कुछ बदलाव किए हैं, सो दैट जो सर्विंग एंड रिसेंटली रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर्स हैं, जैसे आपके लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, ठीक है, यहाँ पर आप देखो एयर मार्शल हो गए, वाइस एडमिरल हो गए, विच कम्स अंडर द एज ऑफ 62 और बिलो आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CDS, ठीक है। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकती है द सर्विस ऑफ द CDS फॉर सच ए पीरियड एज द गवर्नमेंट डीम्स नेसेसरी, बट मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर्स की ही होगी, ठीक है। तो ये बात है भी, एक्सटेंशन पीरियड भी एलोकेट किया गया है। और अगर हम बात करें CDS की, तो CDS जैसा कि आपको बता दें कि मिलिट्री सेक्टर में एक बहुत बड़ा ये रिफॉर्म था, एंड ये आपका हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के हैं। एंड इनका काम है सिंगल पॉइंट एडवाइजर प्रोवाइड करना टू द गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। एंड द CDS इज ऑल्सो द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये बेसिकली कॉपरेशन के साथ वर्क करते हैं अमंग द वेरियस आर्म्ड सर्विसेज। एंड इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि किस प्रकार से हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर सके, बिकॉज आपको पता है डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो ऐसे में अगर सिनर्जी नहीं रहती बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस तो रिपीटेटिव
खर्च हो जाती है एंड जिसके कारण कहीं ना कहीं रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती। तो एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना। एंड ये जो आपका नीड था कि एक सिंगल पॉइंट प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइजर हो टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पहली बार इसका आइडिया कब आया ये जरूर ध्यान रखना है आपको। द आइडिया अबाउट द क्रिएशन ऑफ CDS वॉज फर्स्ट हाईलाइटेड बाय कारगिल रिव्यू कमिटी विच वॉज चेयर्ड अंडर के सुब्रमण्यम, एंड बाद में नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2012 में क्रिएट की गई थी, एंड DB शेखतर कमिटी 2016 में भी क्रिएट की गई थी और उन्होंने रिकमेंड किया था वन कमांड स्ट्रक्चर, दैट इज योर CDS स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। एंड यहाँ पर एक रिलेटेड न्यूज देखो, 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो हेड की जाती है, आपको ध्यान रखना है PM के द्वारा। और ये जो कैबिनेट कमेटी होती है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड ये जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इट इज हेडेड बाय द PM, एंड इन्होंने बेसिकली CDS पोस्ट के क्रिएशन की अप्रूवल दे दी थी, जिसके तहत जो जनरल बिपिन रावत साहब थे वो फर्स्ट इनकम्बेंट के रूप में चयनित किए गए फ्रॉम 1 जनवरी 2020। एंड चूँकि आपको ही पता है बिपिन रावत जी का प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से ही ये पोस्ट वैकेंट रहा है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट की गई हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में CDS के पोस्ट को फिर से फिलअप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया सिक्योरिटी से रिगार्डिंग। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो भारत इसे ज्वाइन तो करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देशों के ब्लॉकेड के कारण भारत इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ऑलरेडी इंडिया मेंबर है, आपको ही पता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का। ठीक है, वॉशनार अरेंजमेंट का, ये सब हमने पढ़ा भी है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे NSG की, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है तो क्या बेनिफिट होगा उसे हम देखेंगे, एंड ये क्या है आपका NSG उसे भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्टेक्स्ट हमें डिस्कस करना जरूरी होगा। ठीक है, सो विदाउट डेलिंग लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर डिस्कशन वी मूव एट द सिलेबस फर्स्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो आप देख सकते हो बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो इसके अंतर्गत ये आर्टिकल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो देख लो, ये जो आपका NSG है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है, इट वाज सेटअप व्हेन इंडिया डिड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। तो जब भारत ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो बहुत सारे जो देश है ना, उनकी आंखें खड़ी हो गई थी कि भाई साहब भारत ऐसा कैसे कर सकता है ना, भारत के पास ये न्यूक्लियर रॉ मटेरियल की सप्लाई आई कैसे। तो इसी को एक प्रकार से रेगुलेट करने के लिए ये जो है आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएट कर दिया गया था, टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स या फिर रॉ मटेरियल्स जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, जो आपका NSG है वो सेटअप किया गया था इन रिस्पॉन्स टू इंडिया ऑन न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, सो दैट जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको रोका जा सके। कैसे? जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स की या फिर रॉ मटेरियल्स की, तो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में डेफिनेटली परेशानियां आएंगी, बिकॉज जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल्स की तो ज़रूरत होगी। अब रॉ मटेरियल्स ही उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो हाउ वी विल बी एबल टू डेवलप द न्यूक्लियर वेपन। इसलिए ये आपका जो कंसेप्ट है NSG का लाया गया है। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, एंड 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में भारत तो 3 का सदस्य जो हमने डिस्कस किया, लेकिन चौथे का सदस्य भारत नहीं बन पाया। और अगर हम बात करें NSG की, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई कंट्री, ये हमने बात भी किया है। अभी इसमें टोटल 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स हैं, एंड ये देख लो आप, जो मेंबरशिप है NSG का, यानी कि अगर कोई NSG में शामिल होता है तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ग्रेटर एक्सेसिबल हो सके टू द न्यूक्लियर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ उन्हें फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर एनर्जी। तो ये सब कुछ आपके कंडीशंस होते हैं। ठीक है, एंड अदर
3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम जो इंडिया इसका पार्ट भी है, वो कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस भी किया था पहले भी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक प्रकार से इनफॉर्मल एसोसिएशन है मेंबर स्टेट्स का, जिसका एम क्या है कि कैसे हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के प्लोरिफरेशन या फिर उसके डेवलपमेंट के रिस्क को मिनिमाइज करें। कैसे मिनिमाइज करेंगे? जब हम उसके रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा आपका MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और ये आपका इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अमंग द स्टेट्स, जिसके माध्यम से जो प्रोलिफरेशन है, डेवलपमेंट है मिसाइल से, मिसाइल टेक्नोलॉजी का, उसको लिमिट करने की बात करती है। और ये जो आपका MTCR है, ध्यान रखना है आपको, इसे बनाई गई थी 1987 में बाय द G7 कंट्रीज, यहाँ पर आप देख लो। एंड ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉन लीगली बाइंडिंग इन नेचर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाशेनार अरेंजमेंट, तो ये आपका 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये वॉलंटरी है, नॉन लीगली बाइंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, टोटल 42 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया वाशेनार अरेंजमेंट का भी सदस्य है, एंड MTCR का भी सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी सदस्य है, NSG का सदस्य नहीं है। एंड सबका क्या काम है बेसिकली कि भाई साहब रॉ मटेरियल्स को रेगुलेट करो, विच हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, ठीक है, चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, लाइक दैट, ठीक है। एंड ये देख लो, अनलाइक ऑल NSG पार्टिसिपेंट्स, इंडिया आपका ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसका तो हिस्सा नहीं है, आपको पता है ना, NPT ट्रीटी, इसका तो भारत हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि चूंकि भारत NPT ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत को NSG पार्टिसिपेट या फिर NSG मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, तो इसे इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है। इसलिए भी ये एक कारण है कि क्यों अभी तक इंडिया को NSG की मेंबरशिप नहीं दी गई है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या मेंबरशिप मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया इन द ग्रेट डिटेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेज नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। एक प्रकार से ये नया पॉलिसी है, आप देख सकते हो। इस पॉलिसी या इस टाइप का पॉलिसी आपने ज़्यादातर नहीं ही सुनी होगी, तो हम इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पॉलिसी ध्यान रखनी है, इट इज़ पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। पहली गलती तो UPSC ऑप्शन में यही करवाता है, मिनिस्ट्री गलत देते हैं जनरली, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसे लॉन्च किया, इट इज़ नॉट कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। कैसे याद रखोगे? तो एयर स्पोर्ट्स है, तो जाहिर सी बात है एविएशन मिनिस्ट्री, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका NASP है, यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, इसका एम क्या है कि किस प्रकार से हम सेफ, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करें हमारे देश में। एयर स्पोर्ट्स क्या है? जैसे पैराशूटिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, ठीक है, एरो मॉडलिंग, एरोबैटिक्स, ये सब कुछ आपके एयर स्पोर्ट्स हैं। तो ये ध्यान रखनी है, ये सब एयर में स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर या रेगुलेट या फिर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी को लाई गई है, ठीक है। तो ये हमने देखा। एंड इसका विजन क्या है कि इंडिया को इंक्लूड करना है एमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030। यहाँ पर आप देखो है ना, टू इंक्लूड इंडिया एमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030। एंड 11 एयर स्पोर्ट्स, कौन कौन से? एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, रॉकेटरी, बैलूनिंग, बैलूनिंग तो आप जानते हो, पैराशूटिंग भी आप जानते हो, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, इन सब को प्रमोट किया जाएगा। तो क्या ऑब्जेक्टिव है NASP 2022 का, इसे हम जानेंगे। बट बिफोर दैट वी शुड डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट, क्योंकि सिलेबस क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस में आप देख लो, इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसके अंतर्गत भी आ सकता है ये टॉपिक आपका, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी आपका टॉपिक आएगा। यहाँ पर आप देखो, है ना, कहा गया, यहाँ पर आप देखो, है ना, आर्टिकल नंबर 4 ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो क्या ऑब्जेक्टिव है NASP 2022 का? तो पहली बात तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है इन द एयर स्पोर्ट्स, उसको अडॉप्ट किया जाएगा भारत में भी, है, रिगार्डिंग द सेफ्टी। साथ ही साथ एयर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, इक्विपमेंट्स, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करना है ना। तो ये सब कुछ आपके फीचर्स हैं। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन है एज वेल एज सक्सेस है इंडियन स्पोर्ट पर्सन का इन द ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट, लेट्स से कि कभी कहीं ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, सक्सेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन
को बढ़ाना है, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स में देख लो, इस बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, सिल्वर मेडल भी आए, कुल मिलाकर आई थिंक कि 7 मेडल्स आए हैं इंक्लूडिंग 1 गोल्ड मेडल, ठीक है। एंड जो पारा ओलंपिक्स था उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेडल की बात करें तो यूएस है, चाइना है, काफ़ी ज़्यादा मेडल जीतते हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन की, तो उसके रेस्पेक्ट में भारत का जो मेडल है वो कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हो कि मेडल विनिंग रेट कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। इसीलिए स्पोर्ट्स के प्रति जो जिज्ञासा है, स्पोर्ट्स के प्रति जो आपकी इंक्लिनेशन है, उसको प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट हम ग्लोबल लेवल पर बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। एंड हम अच्छे से अच्छे और ज़्यादा मेडल ला सके। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। और क्या है आपका, तो डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसको डिज़ाइन करो, डेवलप करो भारत में ही, है ना। इट विल ऑल्सो प्रमोट द इंडियाज आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपका NASP है, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, ये पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इट कवर्स 11 डिफरेंट एयर स्पोर्ट्स, कितने 11, एंड 4 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करता है, जिसमें जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो आपका अपेक्स गवर्निंग बॉडी होगा। एंड ये जो आपका एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये ऑटोनोमस बॉडी होगा, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को एट फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनली, यानी कि FAI, जिसका हेडक्वार्टर लुसियानी स्विट्जरलैंड में है, एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू द एयर स्पोर्ट्स। एंड FAI यानी कि फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है एयर स्पोर्ट्स के लिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लुसियानी डिक्लेरेशन आपने कभी नाम सुना होगा, क्या है ये लुसियानी डिक्लेरेशन, आप हमें बताना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। ये देख लो 4 टायर है, ठीक है। ये जो आपका इंडिया एयर स्पोर्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द 5th आर्टिकल। यहाँ पर आप देख लो, गवर्नमेंट लॉन्चेज सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड ऑफ PFMS। बेसिकली PFMS के बारे में आपने सुना भी होगा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट की जाती है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए, है ना, पैसे ट्रांसफ़र जो भी है आपका PFMS के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसका पूरा साउंड मैनेजमेंट करना, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, PFMS। तो क्या कुछ चेंजेज हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली SNA यानी कि सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है PFMS का, और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, है ना। दैट इज योर सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड ऑफ द PFMS। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में। एंड जो ये जो इनिशिएटिव है, इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ PFMS रिफॉर्म, जो इनिशिएट की गई थी 2021 में, विथ रिगार्ड्स की जो भी फंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए रिलीज किए जाते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं स्टेट्स को, तो उसको कैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है, डिसबर्समेंट करना है, तो ये सब आपका मैटर इसके अंतर्गत कवर होगा। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो ध्यान रखना है आपको, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो इसके अंतर्गत 2 टाइप आ सकते हैं। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल सेक्टर। तो सेंट्रल सेक्टर में जो फाइनेंस है या फंड है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो फंड है वो 100% किसका होता है, 100% नहीं, बेसिकली आपका स्टेट और सेंटर दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करती है। आपने सुना भी होगा 60:40, है ना, फॉर द नॉर्मल स्टेट, फॉर हिमालयन स्टेट्स, है ना, उसके लिए आपका 90:10 होता है, जिसमें 90% कंट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% बाय द स्टेट। तो ये होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि सेंट्रल इसको स्पॉन्सर कर रही है, इंप्लीमेंट जनरली ये जो स्कीम है स्टेट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें SNA मॉडल, बट बिफोर दैट हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो देख लो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 5 है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, तो इसके अंतर्गत ये कवर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका SNA मॉडल है, इसके तहत क्या होगा कि जो स्टेट्स है वो नोटिफाई करेंगे SNA को, यानी कि आपका सिंगल नोडल एजेंसी नोटिफाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को फॉर ईच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसके तहत ये जो आपका SNA है,
ये ओपन करेगा यूनिक बैंक अकाउंट एट द कमर्शियल बैंक जो रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टिकुलर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड अभी जो आपका SNA डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया है एज ए सिस्टम कि हम कैसे ट्रैक कर सके जो भी फंड ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस फंड को ट्रैक कर सके, ठीक है, कि वो फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सबको मॉनिटर कर सके, है ना, टू ट्रैक द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द स्टेट्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द सेंट्रल एजेंसी। एंड जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मदद करेगा टू कट डाउन ऑन द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। कैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर सकता है, बिकॉज जब हमें पता होगा कि पैसे अभी ज़रूरत नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को पैसे आपको पता है लोन लेकर देने पड़ते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो जब ज़रूरत होगी तभी वो पैसे देगा। पैसे में पहले ही हम लोन लेकर तो नहीं रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि जब ज़रूरत पड़ी तब हमने लोन लिया था, हमने पैसे दे दिया, तो इंटरेस्ट बढ़ेगी नहीं, इंटरेस्ट कट हो जाएंगी, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम होंगी, तो मनी भी सेफ गार्ड होगी। एंड बाय प्रोवाइडिंग डाटा ऑन अनस्पेंट बैलेंसेस फॉर द CSS, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो रेशनलाइज भी कर सकते हैं अपने प्रपोजल फॉर द फंड रिलीज्ड। तो कुछ टर्म्स है, कीवर्ड्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये हमने बात कर लिया है, लेकिन ध्यान रखना है ये स्कीम ऐसे स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की तो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन स्पॉन्सर्ड होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ एग्जांपल याद रखना, नेशनल हेल्थ मिशन देख लो, ठीक है, और बजट 2022 में 130 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी सारे मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया 65 स्कीम में, मैंने कि कंपाइल करके 65 स्कीम में डाल दिया गया है। और PFMS के बारे में हमने बात कर ही ली है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन प्लान्स पायलट प्रोजेक्ट टू लुक एट रिमोट पोलिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। रिमोट पोलिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, रिमोट पोलिंग एक कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये रिमोट पोलिंग, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे आपने इसके बारे में सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, कहाँ गया, हाँ, पोस्टल बैलेट के बारे में सुना होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिमोट पोलिंग की, तो इसका मतलब लेट से कि एक पर्सन है ए, अब वो अपने इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वो किसी दूसरे राज्य में है, दूसरे इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी में। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है जिसके पास वैलिड वोटर ID कार्ड है वो वोट कर सकता है, बट अपने कंस्टिट्यूंसी में, ठीक है। लेकिन अगर लेट से वो दूसरे राज्य में है, माइग्रेंट वर्कर्स है, दूसरी जगह काम कर रहा है, अब भाई साहब जो लेबरर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अब 2000-3000 रुपये लगा कर दूसरे राज्य से अपने राज्य में आएंगे वोट करने के लिए, तो उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन एक पायलट प्रोजेक्ट पर प्लान कर रही है कि क्यों ना वहीं से, यानी कि जहाँ पर भी जो सिटीजन है या फिर माइग्रेंट लेबरर है वहीं से वो वोट कर दे, है ना। तो इसी को कहते हैं रिमोट पोलिंग। तो रिमोट पोलिंग को आप थोड़ा सा समझ लो, या फिर रिमोट वोटिंग को थोड़ा समझ लो, देख लो। इट इज़ ए मैकेनिज्म दैट अलाउज इलेक्टर्स टू वोट फ्रॉम लोकेशन अदर देन द पोलिंग स्टेशन, ठीक है। तो पोलिंग स्टेशन पर हो सकता है वो उपलब्ध ना हो, दूसरी जगह पर उपलब्ध हो, तो भी वो वोट कर सके, ठीक है, टू देयर रजिस्टर्ड कंस्टिट्यूंसी आइदर दैट पर्सन इज विद इन द कंट्री और इवन अब्रोड। तो इसी कहते हैं रिमोट वोटिंग, ठीक है। तो इसी के ऊपर प्रपोजल चल रहा है, कहने का मतलब यही है। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो आर्टिकल नंबर 6 विल बी कवर्ड अंडर, कहाँ गया, आर्टिकल नंबर 6 विल बी कवर्ड अंडर, हाँ यहाँ देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक, इसके अंतर्गत आपका कवर हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली कहा है कि कमिटी सेटअप की जाएंगी टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ माइग्रेंट वोटर, है ना। अब इनके पास उतने पैसे तो होते नहीं कि आएंगे और वोट करेंगे, ठीक है, दूरी तय करके, तो क्यों ना एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करें रिमोट वोटिंग का। बट जाहिर सी बात है पूरा कंसल्टेशन करना होगा सारे स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी जो भी है। तो रिमोट वोटिंग क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। एंड आप यहाँ पर देखो, ये डाटा देखो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 400 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट, 400 मतलब समझ 40 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने रजिस्टर्ड कंस्टिट्यूंसी पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। एंड लगभग 120 मिलियन सर्कुलर माइग्रेंट्स है। सर्कुलर माइग्रेंट्स का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, यानी कि अपनी नॉर्मल प्लेस से दूसरी जगह गए और फिर वहीं हम लौट जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, है ना। सर्कुलर माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ लौट गए, इसी को कहते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, ठीक है। ये क्यों आ गया भाई साहब, हटा इसको, चलो। अब इम्पोर्टेंट बात ये है
कि जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो दूसरे जगह गए हैं काम करने के लिए, वो वोटर्स के रूप में तो इनरोल नहीं कर पाते हैं जहाँ पर भी वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं वोटर आई कार्ड उस लोकेशन का तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर तो वोट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कितने सिटीजन्स वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, ये आप समझने की कोशिश करो। तो इसीलिए ये कुछ बात चल रही है। प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड वोटिंग मीन्स फॉर माइग्रेंट, तो अगर कोई अभी फिलहाल माइग्रेंट्स है तो उसका क्या प्रेजेंट कुछ है क्या, एंड क्या प्रपोज की गई है वो हम देखें। तो अभी पोस्टल बैलेट का सिस्टम है ना, कि अगर कोई सिटीजन विच इज़ आउटसाइड देयर वोटिंग कंस्टिट्यूंसी तो वो वोट कर सकते हैं। लेकिन आप ही हमें बताओ, इतने बार आपने पोस्टल वोटिंग के बारे में या बैलोटिंग के बारे में पढ़ा होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए उपलब्ध है ना, माइग्रेंट्स के लिए तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आर्मी पर्सनल सबके लिए अवेलेबल है। एंड वी हैव द वन नेशन वन वोटर आईडी का कंसेप्ट चल रहा है। यही अभी आपका प्रपोज सॉल्यूशन हो सकता है कि हम इंश्योर कर सके बैलेट पोर्टेबिलिटी को, सो दैट वैसे पीपल जो अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सच NRI माइग्रेंट्स, तो वो जहाँ पर वो है वहीं से वो वोट कर सके। ये है आपका वन नेशन वन वोटर ID। एंड द मॉडल ऑफ आधार लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये भी हो सकता है ना, आधार लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो इनेबल करेगा इलेक्टर्स को कि वो वोट अपने कास्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ बातें हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए, होप यू अंडरस्टूड वेल। एंड अगर आपको ये आर्टिकल अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।